जय हिंद मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो दोस्तों होली के दिन रिलीज हो रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका डेरिवेशन कैसे होता है, फार्मूला क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। इन सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि ये दोनों जो प्रूफ हैं, इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और ये वाला जो डेरिवेशन है ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में या 6 नंबर में आता है। इसलिए इसको खूब अच्छे से जब तैयार कर लोगे, एक दो बार अपने आप कर लोगे, तो ये पूरा का पूरा बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कई बार मैं इससे दो पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें वैद्युत द्विध्रुव को खूब अच्छे से समझाया था, और एक बार मैं इसकी डेफिनेशन को बताने के बाद फिर ये बताता हूँ कि निरक्ष स्थिति क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं किन्हीं दो समान परिमाण, परिमाण में समान होने चाहिए, किन्हीं दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत पास रखने पर जो निकाय बन जाता है, जो सिस्टम बन जाता है, उसी को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। इससे पहले वाले डेरिवेशन में मैंने ये बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस क्यों है, अगर इसी की रेखा में आगे बढ़ते जाओ और यहाँ पे एक बिंदु ले लो तो ये अच्छी स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? अच्छी स्थिति कहलाती है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में ना लेकर के बिंदु इसके केंद्र से लंबवत रेखा में, अब ये वैद्युत द्विध्रुव है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है। इस केंद्र O से अगर एक लंबवत रेखा खींची जाए 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री की लाइन पर जो बिंदु लिया जाता है उसको बोलते हैं निरक्ष स्थिति। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत खींची गई रेखा को निरक्ष स्थिति कहते हैं, अर्थात इस स्थिति को निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति कहा जाता है। मतलब इस रेखा में छोड़ करके इसके लंबवत रेखा, चाहे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, आप मान लो ये केंद्र है तो इसके नीचे भी ऐसे ले सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब है इस टाइप से आप इसके लंबवत रेखा में स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ले लो, और इस बिंदु पर इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के कारण हमको नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि अब इसका हम थोड़ा डेरिवेशन को मतलब मान लेते हैं। ये डायग्राम किससे मिलके बना है, यहाँ पे हम लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव से 2L है तथा इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी चीज हम पहले लिख लेंगे
कि ये डायग्राम में जो चीज दी है वो है क्या। सबसे पहले लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं वैद्युत द्विध्रुव लिखा जाएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है तथा इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद हमको लिखना है, इसके बाद बस हमको ये पता होना चाहिए कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ये बताया था कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, इसमें भी हम बता रहे हैं। इसके बाद हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है या स्रोत आवेश है, इस स्रोत आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। इस वाले आवेश के कारण अगर इस वाले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है तो बस सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे लिखा जाता है। लिखोगे E बराबर इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको लिखते हैं E बराबर कैपिटल K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आवेश और बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग कर दो और उससे भाग लगा तो ये फार्मूला आता है एकल बिंदु आवेश अर्थात बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब हमको जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखना होता है तो वहां पर हमको उसके बीच की दूरी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमको इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, इस आवेश को जब इस वाले बिंदु P से मिलाते हैं तो ये रेखा बनती है और अब हमको क्या है, इस आवेश से इस वाले बिंदु P के बीच की दूरी की जरूरत है। वैसे ही इस वाले प्लस क्यू आवेश को जब बिंदु P से मिलाया जाता है तो इसके बीच की भी दूरी की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे दूरी का वर्ग हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A से P तक के दूरी को लिखते हैं। ये अपने आप में एक 90 डिग्री कोण है। ये कोण थीटा है जो वैद्युत द्विध्रुव और बिंदु A से P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना हुआ कोण थीटा मैंने माना है। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। ये इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो मित्रों L है दोस्तों, L है। और ये वाली जो दूरी है वो स्मॉल r, ये दूरी स्मॉल r है और ये वाली दूरी स्मॉल l है। अगर कोई 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये मान लो एक 90 डिग्री कोण है, राइट एंगल है, ये दूरी L है और ये वाली दूरी R है। तो कर्ण का स्क्वायर फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें ये कोण अगर थीटा माना गया है तो ये लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर ये थीटा लिया गया है तो ये लंब लिया जाएगा, अगर ये थीटा लिया गया होता तो ये लंब लिया जाता। ठीक है, तो अब ये वाला थीटा है तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर निकालोगे तो फार्मूला निकल के आएगा, कर्ण लंब का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस आधार मतलब l का स्क्वायर। तो लंब की जगह पे आ जाएगा l का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इधर है कर्ण का स्क्वायर। हमको केवल कर्ण चाहिए, ना कि कर्ण का स्क्वायर चाहिए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर रूट लगा देना है और यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो दोस्तों जितनी दूरी इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु P की होगी उतनी ही दूरी इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु P के बीच की होगी। तो यहाँ पे जो दूरी निकल के आई है वो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आई है। इस चीज को अब हम यहाँ मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं। इसके बीच की जो दूरी आई है वो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आई है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एकल बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर या इतनी दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी किस आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, इसको क्यू वन लिखा गया है तो इसको हम E1 से लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं, E1 से। तो E1 बराबर आएगा दोस्तों बिंदु P पर के, कैपिटल के, यहाँ पे देखो प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो आई थी कैपिटल के क्यू अपान आर स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे आएगी कैपिटल के इंटू जिस आवेश के कारण लिख रहे हो उसको लिख लो, यहाँ पे आवेश क्या है Q1, आवेश क्या है Q1 है। तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे जो आवेश है वो दोनों क्या है आपस में, परिमाण में दोनों आवेश जो है वो बराबर है। कैसे हैं, परिमाण में दोनों आवेश जो है वो बराबर है। Q1 बराबर है Q2 के, Q1 बराबर Q2 है, परिमाण में दोनों बराबर हैं। बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा परिमाण में Q1 और Q2 जो है वो बराबर है। या एक काम करते हैं, इस Q1 और Q2 को हटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्यों लेते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या कहता है, किन्हीं दो समान परिमाण लेना चाहिए, परिमाण वाले समान परिमाण वाले आवेशों को लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ Q1 Q2 हटा दिया है, क्यों यहाँ पे है प्लस क्यों यहाँ पे माइनस क्यों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुमको निशान नहीं लेना है, चिन्ह नहीं लेना है, कैपिटल के क्यों अपान में क्या हो जाएगा, इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु P के बीच की दूरी। तो इस वाले आवेश से इस वाले बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और इसका क्या है होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कैपिटल के इंटू क्यू अपान रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, और इसकी जो दिशा होगी माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश की तरफ होती है। उससे पहले वाले वीडियो में समझाए थे कि अगर माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह सदैव आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P से A की ओर होगी। दिशा को यहाँ पे लिख देते हैं, P से A की ओर, A की ओर। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम समझेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके आगे हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको ये वाले भाई साहब जो प्लस क्यू हैं, इन वाले भाई साहब के कारण इस वाले बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सेम इसी प्रोसेस से लिखना है। इस वाले आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैपिटल E बराबर कैपिटल K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। सेम ऐसे यहाँ पे लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस वाले आवेश के कारण हम बिंदु जो है यहाँ पे नामकरण सही हमको समझ में आ जाए, इसलिए ये बिंदु जो है माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पे रखा है इसलिए इसको हम ई ए लिख लेते हैं, और इस वाले आवेश को जो प्लस क्यू आवेश है बिंदु बी पे रखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ई इंटू डी, ई सफिक्स में बी अर्थात ई बी, और यहाँ पे भी सही कर लेते हैं। इसके कारण जो आया हुआ है वो ई बी है, और इसके कारण जो आया हुआ ई ए है। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला होता है कैपिटल के सेम रहेगा दोनों में। फिर क्यू परिमाण, आवेश ले लो, आवेश दोनों के समान रहते हैं, परिमाण में समान। फिर उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल के क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
अगर यहाँ पे समझाते हैं, जैसे अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो केवल केवल एक्स बचेगा। कैसे? क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का सीधा मतलब होता है रूट, इस वाले चिन्ह का मतलब होता है 1/2। उसके ऊपर लगा दो जो इसके अंदर लिखा हुआ है। इस वाले चिन्ह का मतलब होता है 1/2, उसके ऊपर लगा दो जो इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर 1/2 लगा दो, ये चिन्ह गायब हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो एक फार्मूला होता था लॉगरिथम में, ए की पावर एम ब्रैकेट एन, ए की पावर एम और फिर पूरे होल पावर एन। तो यहाँ पे हो जाता था ए की पावर एम इंटू एन। घात की घात गुणा हो जाती है, मतलब पावर टू पावर हो तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर टू पावर अगर होता है तो उसकी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे होगी। एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे एक्स की पावर एम इंटू एन। एम क्या है? 1/2 है। इंटू एन क्या है? 2। तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना? एक्स। एक्स की पावर 1, मतलब एक्स की पावर 1 का मतलब होता है एक्स। इसलिए दोस्तों सेम चीज यहाँ पे की गई है। ये अपने आप में एक एक्स है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है 1/2, और जो चीज उसके भीतर लगी हुई है, लिखी हुई है, उसके ऊपर लगा दो। फिर उसका क्या कर दो? वर्क कर दो। सेम यहाँ पे उसका वर्क करोगे, क्या बचेगा? एक्स बचेगा, जैसा कि यहाँ पे बचा हुआ है। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। और जिस बच्चे को समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम इसको फिर से समझा देंगे। कैपिटल के क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गई हमारी। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी हमको दिशा लिखना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसमें क्या होगी? दिशा होगी। अब इसकी जो दिशा होगी प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस आवेश हमेशा, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह सदैव प्लस से दूर लगता है। इसकी जो दिशा होगी वो प्लस से बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ का मतलब इधर नहीं आएगी, इसके बाहर, मतलब इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बाहर, ऐसे। तो यहाँ पे जो दिशा होगी वो बी से पी की ओर होगी। क्या होगी? बी से पी की ओर, ये हो जाएगी इसकी दिशा। जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे बना हुआ है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा है वो ये है, बाहर की तरफ। ये लिखा हुआ है ई इंटू बी, ई सफिक्स में बी क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अंदर की ओर है, क्योंकि माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश की तरफ लगती है, हमेशा आवेश की तरफ लगती है। क्या होती है? हमेशा आवेश की तरफ लगती है। तो एक वेक्टर यूं जा रहा है, दूसरा वेक्टर यूं जा रहा है। अब हमको क्या करना है? इन दोनों का परिणामी निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का परिणामी। अब एक क्या करते हैं, एक डॉट डॉट लाइन ऐसे खींच लो इसके बिंदु P से, ऐसे। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। एक दूसरे के समांतर होंगी। 9th में पढ़ाया गया होगा, अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं। अब इस चीज को हम मिटा देते हैं, फिर यहाँ पे बताते हैं कि यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके, ऐसे, यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये कोण यहाँ पे थीटा है तो फिर ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। अगर जेड बन रहा है तो देखो यहाँ पे जेड बनना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सेम चीज यहाँ पे है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। मतलब ये अगर कोण थीटा होगा तो ये वाला भी कोण क्या होगा? थीटा होगा। और सेम चीज यहाँ पे भी ऐसी होगी, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ भी समझने में दिक्कत होती है, ना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, इतनी ज़्यादा गणित नहीं जानता है, तो कमेंट करेगा, मैं बेसिक से और अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। हमारा मेन मकसद है आप लोगों को अच्छी शिक्षा देना, आप लोगों को बेसिक टू एडवांस, मतलब अच्छे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक के अच्छा ज्ञान प्रोवाइड कराना हमारा इस चैनल पर हमारा मेन मकसद है। तो अब हम इसको समझते हैं, ये अगर कोण थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा? कोण थीटा होगा। अब हमको क्या करना है, यदि दो वेक्टर एक दूसरे से ऐसे हैं तो इनका परिणामी निकालने के लिए पहले इसका वियोजन करना होगा। पहले इस वाले वेक्टर का वियोजन करूंगा, फिर इस वाले वेक्टर का वियोजन करूंगा। वियोजन करने का मतलब है ये वेक्टर है, इसको घटकों में तोड़ देना। घटक क्या होते हैं? घटक उन्हें कहा जाता है जो
जैसे ये ऑब्जेक्ट है किन चीज़ों से मिलकर बना है, जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो इस वाले ऑब्जेक्ट के घटक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट कहलाएंगे। जैसे इसको अलग कर दो और इसको खोल दो, ये सब अलग कर दो, तो ये क्या है? इस मार्कर के कंपोनेंट हो जाएंगे। जस्ट वैसे ही, सेम वैसे ही क्या है, इस वाले वेक्टर वेक्टर ई ए, ये जो वेक्टर है, ये ये वेक्टर और ये एक वेक्टर, वेक्टर ई ए का जब हम वियोजन करेंगे, तो वियोजन हम समझाते हैं वेक्टर में। जब कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा, वेक्टर एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें बताया गया है। जैसे ये एक क्या है, ऐसे ये एक वेक्टर है ए। अगर इस वेक्टर को ये एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? थीटा। ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, तो अगर ए वेक्टर का हमको कंपोनेंट करें, इसके घटक में तोड़ें, ए वेक्टर को अगर इसके घटकों में तोड़ें, तो थीटा की तरफ हमेशा क्या आता है? कॉस आता है। थीटा की तरफ, जैसे ये क्या है? वेक्टर ए है, ये मार्कर अपने आप में वेक्टर ए है और ये थीटा है। एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? थीटा। अब अगर वेक्टर ए का वियोजन करेंगे, वेक्टर ए का अगर वियोजन करेंगे, तो सेम थीटा की तरफ, मतलब थीटा किधर है? थीटा इधर है, इधर तो थीटा है नहीं, थीटा इधर है, तो थीटा की तरफ वाला कॉस होता है, थीटा की तरफ वाला कॉस होता है, और थीटा जिधर नहीं होता है उधर क्या आता है? साइन। थीटा की तरफ वाला कॉस और थीटा के विपरीत साइन। इधर जाओगे तो कॉस आएगा, इधर जाओगे तो साइन आएगा। तो हम वियोजन किसका कर रहे हैं? ए का कर रहे हैं, तो इधर लिखेंगे ए कॉस थीटा, और वियोजन कर रहे हैं ए का, थीटा के विपरीत जाओगे, जिधर थीटा नहीं है तो उधर लिखेंगे ए साइन थीटा। आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम चीज मैं इसका, जैसे मैं वेक्टर ए का वियोजन यहाँ पे किया हूँ, वैसे मैं इस चीज का भी वियोजन यहाँ पे करते हैं। देखो ये क्या है? वेक्टर ई ए है, ये वेक्टर ई ए यहाँ है, और यहाँ से यहाँ तक के कोण जो है थीटा है। तो थीटा की तरफ अगर इधर आओगे, इधर ऐसे इस डायरेक्शन में आओगे, ऐसे इस डायरेक्शन में आओगे, तो इधर थीटा नहीं है। जब इधर थीटा नहीं है, तो इधर आएगा ई ए साइन थीटा। क्या आएगा? ई ए साइन थीटा आएगा। और इधर इधर जब जाओगे, इसी वाले चीज को अगर इधर ऐसे करो, तो ऐसे, अगर इस चीज को, ये वेक्टर ई ए है, और इधर ले जाओगे तो इधर जाए, थीटा की तरफ जाओगे। जब थीटा की तरफ जाओगे, तो साइन कॉस लिखोगे। क्या लिखोगे? कॉस। थीटा की तरफ जाओगे तो कॉस, और थीटा के विपरीत जाओगे तो साइन। तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा ई ए साइन थीटा। कितना आ जाएगा? ई ए साइन थीटा आ जाएगा। अब इस वाले चीज का भी वियोजन कर लेते हैं। ये जो वेक्टर है, ये अपने आप में ई बी वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? ई इंटू बी। ई सफिक्स में बी, प्लस क्यू आवेश के वेक्टर, अर्थात प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा का वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है? जैसे है, और ई सफिक्स में बी यहाँ पे है। अब इसका अगर वियोजन करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर थीटा की तरफ वाला क्या आएगा? कॉस आएगा। इधर आओगे, थीटा के इस साइड आओगे, तो तुम्हारा कॉस आएगा, तो इधर लिखा जाएगा ई बी साइन, ई बी कॉस थीटा। और थीटा के विपरीत जाओगे, मतलब इधर थीटा है, इधर थीटा नहीं है, जस्ट ऐसे इसके लंबवत, क्योंकि कंपोनेंट जो होने चाहिए वो एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, कंपोनेंट क्या है? एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे भी करना है। कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। मतलब इधर वाला जो होगा वो ई बी साइन थीटा होगा। क्या होगा? ई बी साइन थीटा होगा। ये बिंदु क्या है? पी। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। हम आशा करते हैं कि ये चीज अच्छे से समझ आए। जिस बच्चे को ये चीज नहीं समझ, वियोजन करना नहीं आता है, नहीं समझ पा रहे हैं, वो कमेंट करें, और मैं इसको स्पेशली मैं इस चीज का वियोजन वाला एक टॉपिक बना दूंगा, उसको इस पर बिल्कुल अच्छे से इसको समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आएगी। और इसके बाद हमको लिखना है कि बिंदु P पर माइनस आवेश क्यों तथा प्लस क्यों आवेश के कारण जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी। मतलब इस बिंदु P पर अब ये माइनस आवेश और प्लस आवेश क्या है? नेट, मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी। इस चीज को देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। एक चीज यहाँ पे देखो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अर्थात परिमाण जो आया है वो सेम है। के यहाँ पे है, के यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। नीचे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है।
मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बिंदु P पर, वह दोनों की सेम है, परिमाण में सेम है, परंतु क्या है, दिशा में विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक हैं, मतलब ये वाले ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा वाले जो घटक हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, परिमाण में समान हैं, इसलिए क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि ई बी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ऊर्ध्वाधर घटक हैं और एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे से विपरीत हैं, एक दूसरे से ई बी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ई बी साइन थीटा जो है ऊर्ध्वाधर घटक हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं तथा परिमाण में समान, तथा परिमाण में समान हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु क्षैतिज घटक ई cos थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके आगे हम समझते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो दोस्तों इसके आगे हम समझेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होती है और किस वाले घटक के कारण आती है, क्षैतिज घटक के कारण आती है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। हम यहाँ लिखते हैं बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बिंदु P पर E बराबर हो जाएगी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी साइन ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। चूंकि ई ए बराबर है ई बी के, इसलिए ई ए कॉस थीटा मिल करके, जब यहाँ पे ई बी की जगह पे ई ए रख दो या फिर ई ए की जगह पे ई बी रख दो, दोनों के आपस में परिमाण में बराबर है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई ए कॉस थीटा, जो चाहे वो ले सकते हो, चाहे ई बी ले लो चाहे ई ए ले लो। अब इसके आगे हम इसका वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं और हल करते हैं, फिर एक प्यारा सा डेरिवेशन निकल के आए, प्यारा सा फार्मूला निकल के आएगा, वो ये आएगा, देखते हैं, 2 गुणे ई ए का फार्मूला भी निकल के आया था, के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, आर था एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब मेन बला आ गई है कि कॉस थीटा का मान कैसे निकाला जाए। अब देखते हैं कि कॉस थीटा का मान कैसे निकलता है, वो समझते हैं। ये कोण थीटा है, ये एल है, ये आर है, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, सब कुछ हमें पता है, बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कॉस थीटा का मान जो है हमारे सामने निकल के आ जाएगा। देखते हैं, कॉस थीटा बराबर पढ़ाया गया है हाई स्कूल में, कॉस थीटा बराबर लाल बटे कक्का को पढ़ाया जाता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, जिसको नहीं आता है वो ध्यान करे और समझे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब कॉस थीटा जो होगा
आधार, आधार यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ऐसा हम बार बार बताते हैं। जिस बच्चे को नहीं आता खूब गौर से सुने, दिमाग में बैठ जाए, दिल और दिमाग से खूब अच्छे सुने। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आधार की बात हो रही, तो आधार क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओ। और बटे कर्ण, कर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए इंटू पी हो जाएगा। अब हम इसके मान रखते हैं और cos थीटा का मान हमारे सामने बढ़िया सा प्यारा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए ओ का मान जो है वो एल है, बटे ए पी का मान क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अब इस चीज को उठा करके हम यहाँ रख देते हैं, cos थीटा, इधर से इसको नोट कर लेना और फिर यहाँ पे इसका मान रख देना, 2 गुणे कैपिटल के क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम एक चीज हल करते हैं यहाँ पे, के इंटू, के को बाहर लिख लो, क्यू इंटू, और इस वाले 2 को एल के साथ लिख लो, 2 क्यू इंटू 2 एल, और बटे में क्या आ जाएगा, एक चीज होती है अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है, अगर x लिखा हुआ है फिर x की पावर 1/2 लिखी है तो गुणे में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। इसकी पावर कितनी, 1, गुणे में लिखिए, बेस यहाँ पे समान है, आधार समान है, x यहाँ, दोनों एक ही क्या है, वर्ग के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही वर्ग के हैं, दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोस्ती करेंगे, मतलब गुणे में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, एक ही वर्ग के हैं, x यहाँ गुणे में है, आपस में मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1, यहाँ पे 1 और 1/2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा। x अपने आप में यहाँ कौन, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, x यहाँ पे कौन है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अब यहाँ समझो x की जगह पे ये लिखा हुआ है, x की जगह पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अभी बताए थे कि अंडर रूट का मतलब कितना होता है, 1/2, यहाँ पे x की पावर कितनी, 1, तो यहाँ पे जैसा यहाँ पे है इसको मिलाकर कितना लिख सकते हो, सेम ऐसे इसको लिख सकते हो, 3/2। आशा करता हूँ ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम आगे हल करते हैं। अब हम इसके आगे समझते हैं कि थोड़ा सा बस और इसके आगे समझते हैं, इसको हल करते हैं, फिर एक प्यारा सा फार्मूला निकल के आ जाएगा, जो फार्मूला होगा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आएगी कैपिटल के इंटू, एक फार्मूला इससे पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता था, यहाँ पे देखो वही चीज लिखी है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हो, इतनी चीज को लिखा जा सकता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, K इंटू पी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, K इंटू पी। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब हमको एक वही लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे जो एल है वो छोटा है आर से, एल क्या है, छोटा है आर से, सब कुछ साफ नजर आ रहा है, ये वाकई में क्या है, बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एल जो है वो छोटा है किससे, आर से, तो एल स्क्वायर जो होगा वो लेस देन आर स्क्वायर होगा, अर्थात एल स्क्वायर को नगण्य कर दो, अर्थात उसको लगभग क्या रख दो, 0 के बराबर, एल स्क्वायर का क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे, अर्थात इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और यहाँ पे आएगा एक फार्मूला, वो होगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कैपिटल के इंटू पी बटे में क्या आ जाएगा, एल की जगह पे 0 प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब एक चीज और आएगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स और करनी है, घात की घात जो होती है वो गुणा हो जाती है, अभी बताए थे, अगर ए की पावर क्या लिखा हो m और उसकी पावर भी n लिखा हो तो गुणे में हो जाता है ए की पावर m इंटू एन, सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, r की पावर यहाँ पे क्या है 2 और फिर गुणे में लिखा है 3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आया कैपिटल के इंटू पी बटे में आर क्यूब, क्या आ गया, आर क्यूब आ गया। तो इधर क्या आ गया है वो हम समझ लेते हैं, कैपिटल पी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, और के का मान रख दो, तो के बराबर होता है 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यूब, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
फार्मूला, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इससे पहले वाले प्रूफ में अच्छी स्थिति में एक फार्मूला, अच्छी स्थिति का जो फार्मूला निकल के आया था कुछ ये आया था। इसमें एक रिलेशन बताते हैं, एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, किस स्थिति में, अच्छी, ये क्या है, अच्छ पर, अच्छी है, अच्छी स्थिति में आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे r³ ये आती है। इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे r³ और यहाँ पे लिख सकते हैं 2। अब ये चीज़ क्या है उसको देखो, E इंटू पी, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, या अनुप्रस्थ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ स्थिति या फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आया है E इंटू पी बराबर 1/4 पाई पी बटे में r³ बताया है। और अच्छी स्थिति में क्या आता है, E बराबर 1/4 पाई 2p बटे r³। तो ये चीज़, इस 2 को बाहर निकाल लो, इसको अंडर कर लो, अपने एक ग्राउंड, इसको ब्रैकेट में लिख लो। तो ये चीज़ क्या लिखी है, अच्छी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। एक रिलेशन निकल के आए, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। तो करना कुछ नहीं है, बस एक डेरिवेशन करना है, उसको ऐसे दिखा देना है। ठीक है, अच्छी स्थिति वाला करोगे और निरक्षीय स्थिति वाला करोगे और अच्छी स्थिति वाला फिर फार्मूला लिख दोगे साइड में, फिर उसे बता दोगे कि हाँ अच्छी स्थिति में फार्मूला ये आता है, निरक्षीय स्थिति में आता है, फिर इसको ऐसे दिखाओगे। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्रों, अगर आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें। मैं आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों को कक्षा 12 में फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहोगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।